नमस्कार। माँ प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम दादा भाई नौरोजी के सामाजिक, राजनीतिक और शासन संबंधी, स्वराज्य संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। इससे पहली वाली क्लास में उनके जीवन परिचय और धन के निष्कासन के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आज है आपके सामने दादा भाई नौरोजी के सामाजिक राजनीतिक विचार। दादा भाई नौरोजी और उनके सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार, स्वशासन और स्वराज्य संबंधी विचार। दादा भाई नौरोजी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि भारत के द ग्रैंड ओल्ड मैन, और उन्होंने दो पुस्तकों की रचना की, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन पॉवर्टी। ये दो पुस्तकें थी दादा भाई नौरोजी की जो महत्वपूर्ण थी। इस पर डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दादा भाई नौरोजी के सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, स्वशासन, स्वराज्य, इनकी बात हम करेंगे आज। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्हें भारत के उदारवादी नेताओं में अग्रणी माना जाता था और यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सबसे पहले देखते हैं दादा भाई नौरोजी के सामाजिक विचार। समाज सुधार कार्यक्रमों में दादा भाई रानाडे, महादेवन गोविंद रानाडे की भांति सक्रिय नहीं रहे। इसके दो लक्षण थे। प्रथम, उन्होंने लंबे समय तक विदेशी प्रवास किया तथा द्वितीय, वे पारसी अल्पसंख्यक थे। यानी इसके दो रीज़न बताए गए। एक तो वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना विदेशों में ही उन्होंने एडजस्ट किया और दूसरा वह एक पारसी अल्पसंख्यक थे तथा इस कारण से उनके द्वारा किसी भी बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक अथवा सामाजिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना अथवा उनमें सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता था। फिर भी नारी शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। यानी नारी शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। उन्होंने धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं पर प्रहार किया। धार्मिक कुरीतियाँ जो सदियों से चली आ रही है, कुरीतियाँ किन्हें कहते हैं? जैसे विधवा विवाह नहीं कर सकती, विधवा वापस विवाह नहीं कर सकती, तो ये क्या है? सामाजिक कुरीति। नेक्स्ट, दहेज प्रथा, बालिका वध, कन्या वध और सती प्रथा, ये सारी बातें क्या है? ये कुरीतियाँ समय से चली आ रही है, तो इन्हें कुरीतियाँ कहते हैं। अंधविश्वास कैसे? कि किसी भी बारे में अंधविश्वास हो सकता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अंधविश्वास है। बलि प्रथा, नर बलि प्रथा आदि ये प्रथाएं जो अंधविश्वास की द्योतक हैं। नेक्स्ट, रूढ़िवादिता पर प्रहार किया। इन बातों पर उन्होंने प्रहार किया। मद्यपान को उन्होंने बहुत बड़ी सामाजिक बुराई बताया। यानी मद्यपान, आप शराब जो पीते हैं वो एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। विधवा विवाह के प्रचार में उन्होंने विशेष रुचि ली। विधवा विवाह के प्रचार में भी इन्होंने विशेष रुचि ली। समाज सुधार हेतु उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे बम्बई एसोसिएशन, पारसी जमनेजियम आदि संगठनों की स्थापना की। यानी इन्होंने रूढ़िवादिताओं पर, अंधविश्वासों पर प्रहार किया। मद्यपान को बहुत बुरी चीज़ बताया और विधवा पुनर्विवाह की बात भी इन्होंने कही थी। क्लियर? ये इनके सामाजिक विचार थे और इसके लिए उन्होंने संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से इन बातों को प्रचारित किया और सामाजिक कुरीतियों पर, रूढ़िवादिताओं पर प्रचार किया। अब इनके राजनीतिक दर्शन देखेंगे हम। राजनीतिक दर्शन, अपने राजनीतिक विचारों के कारण
दादा भाई की गणना उदारवादी चिंतकों में की जाती है। उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में वे ब्रिटिश शासन के प्रति कठोर हो गए। क्लियर? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ थी उनमें उनका अंधश्रद्धा थी, उनका पूर्ण विश्वास था कि ये हमारे लिए हमेशा सहायक सिद्ध होंगे और हमारा उद्धार करने की बात ये ब्रिटिश शासन करेगा। किंतु अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे ब्रिटिश शासन के प्रति भी कठोर हो गए, क्योंकि उन्होंने उनका कोई वापस रिटर्न नहीं किया, उन्होंने उनके अनुरूप कोई कार्य नहीं किया। दादा भाई ने राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार पर जोर दिया, यानी राजनीतिक सत्ता का भी नैतिक आधार होना चाहिए, इसी बात को लेकर जोर दिया कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, यानी जो अपने लिए सही है वो दूसरों के लिए सही है होना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही है। कहा कि न्याय, उदारता और मानवता की आधारशिला पर ही राजनीतिक व्यवस्था की एकता कायम रखी जा सकती है। यानी उन्होंने क्या कहा? न्याय, उदारता, मानवता की आधारशिलाओं पर ही राजनीतिक व्यवस्था की एकता कायम रखी जा सकती है। राजनीतिक एकता कब होगी? जब न्याय बराबर मिलेगा, उदारता रखी जाएगी और मानवता उसमें विद्यमान होनी चाहिए, जब ही राजनीतिक व्यवस्था की एकता कायम रखी जा सकती है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था यदि एक पार्श्विक बल पर आधारित है तो कभी दीर्घजीवी नहीं हो सकती। यानी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अगर दबाव से हो, पार्श्विक वृत्तियों पर हो, यानी उनका बोलते ना उन पर अत्याचार पर आधारित हो, तो वह ज़्यादा समय तक टिकी नहीं रह सकती है। ज़्यादा समय तक जो न्यायप्रिय हो, उदार हो और मानवीय तत्वों से परिपूर्ण हो, वही व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा चल सकती है। नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं में तादम्यता हो, तभी राजनीतिक व्यवस्था के चिरस्थायी होने की आशा कह सकते हैं। दादा भाई नौरोजी के शब्दों में, आप एक साम्राज्य का निर्माण अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अथवा नाशवान पार्श्विक भौतिक शक्ति के बल पर कर सकते हैं। यानी आप किसी साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्रों से, हथियारों से कर सकते हैं, पार्श्विक बल पर कर सकते हैं, किंतु उसका परिरक्षण केवल शाश्वत नैतिक शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी वह ज़्यादा समय तक तभी रह सकती है जब उसमें शाश्वत नैतिक शक्ति हो, जब भी वह टिकी रह सकती है। पार्श्विक बल पर कहीं न कभी छिन्न भिन्न हो जाएगा, केवल धर्म शाश्वत है। यानी पार्श्विक बल आज है या कल नहीं रहेगा, पर धर्म सदैव है। क्लियर? दादा भाई के अनुसार हृदय, अनुभूति और भावनाओं की एकता ही राजनीतिक शक्ति का वास्तविक आधार है। अंग्रेजों का सैन्य बल कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भारत में उनके शासन की सुरक्षा पूर्णतः भारतवासियों के संतोष पर ही निर्भर है। यानी अंग्रेजों द्वारा जो सैन्य बल है भारत पर लागू किया गया है, वो भले ही कितने पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु यह भारतवासियों के संतोष पर ही निर्भर है। बल से एक साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किंतु नैतिक बल, न्याय और परस्पर विश्वास पर ही टिका रह सकता है। यानी सैन्य बल के माध्यम से आप शासन स्थापित कर सकते हो, किंतु नैतिक बल, न्याय और परस्पर विश्वास से ही वह टिका रह सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए दादा भाई ने ब्रिटिश शासन के दोषों की निर्भीक आलोचना की। यानी वह अंग्रेजों के सहयोगी थे, किंतु शासन के दोषों को भी निर्भीक रूप से अंग्रेजों के सम्मुख रखते थे। उन्होंने वर्तमान शासन प्रणाली भारतवासियों के लिए विनाशकारी तथा निरंकुश है, इंग्लैंड के लिए आत्मघाती तथा उनके राष्ट्रीय चरित्र, आदर्शों तथा परंपराओं के प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान शासन प्रणाली है वह भारतीयों के लिए विनाशकारी है, निरंकुश है, इंग्लैंड के लिए आत्मघाती है, उसके राष्ट्रीय चरित्र, आदर्श, परंपराओं के प्रतिकूल भी है, क्योंकि इंग्लैंड ऐसा देश नहीं है, उनका मानना था, जो उनके राष्ट्रों की परंपरा के प्रतिकूल वह भारत में शासन कर रहे थे। दादा भाई ने चेतावनी दी कि निरंकुश तथा स्वेच्छाकारी शासन अधिक समय तक नहीं टिका रह सकता है, क्योंकि बुरी शासन प्रणाली दिवालियापन तथा विनाश की ओर ले जा रही है। ये बुरी जो शासन प्रणाली है यह दिवालियापन, विनाश की ओर ही ले जाएगी। उनका मानना था कि यदि ब्रिटिश शासन स्वदेशी तथा प्रजा पीड़ा का भारी जुआ ही बना रहा तो उसका नाश असंभव है।
असंभव भावी है, यानी उसका नाश निश्चित है, अवश्यम भावी। क्लियर। 2 मई 1867 को 1867 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य शीर्षक का पेपर पढ़ते हुए दादा भाई ने कहा कि यदि 20 करोड़ असंतुष्ट भारतवासियों और 1 लाख ब्रिटिश सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ तो इसका परिणाम स्पष्ट है। यानी उन्होंने 1867 में कहा कि एक लेटर पढ़ा था ब्रिटिश में, उसमें क्या, उस लेटर का जो शीर्षक था उसका नाम था भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य, यानी भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य क्या थे कि कहा यदि 20 करोड़ असंतुष्ट भारतवासियों और 1 लाख ब्रिटिश सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ, परिणाम निश्चित है, स्पष्ट है, चाहे वे सैनिक कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। इस संघर्ष में एक राष्ट्र कई बार पराजित क्यों न हो, पर उसकी आत्मा पराजित न होगी। राष्ट्र पराजित हो जाएगा पर उसकी आत्मा कभी पराजित नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि अन्याय विनाश को बुलावा देता है, या आप अगर अन्याय करोगे तो विनाश को आप बुलावा देगा। आप इस बात को स्पष्ट रूप से जान लें कि जो व्यक्ति अन्याय करेगा, जो राष्ट्र, जो शासन अन्याय करेगा, वो अपने विनाश को ही निमंत्रण देता है। ऐसा भारतीय राजनीति में बहुत सी जगह हुआ है। आप किसी चीज़ का प्रतिरोध करोगे, अन्याय करोगे किसी के साथ, तो वह स्वयं अपने विनाश को ही निमंत्रण दे रहा है। दादा भाई नौरोजी के विवेक और न्याय प्रियता में विश्वास, ब्रिटिश न्याय प्रियता में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज शासन के अंतर्गत भारत का भविष्य सदैव उज्ज्वल है। यानी दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण निश्चित थे और ये मानते थे कि ब्रिटिश छत्रछाया में ही उनका विकास, उनका भविष्य सदैव उज्ज्वल है। उन्हें अंग्रेजों द्वारा भारत को सभ्य बनाए जाने वाले पुनीत कार्य में विश्वास था। यानी अंग्रेज जो एक चोला पहने हुए थे कि हम भारत को एक सभ्य राष्ट्र बनाएंगे, इसी बात में दादा भाई नौरोजी का भी विश्वास था कि वाकई में अंग्रेज भारत को एक सभ्य देश बनाएंगे। उनकी यह धारणा थी कि अंग्रेजों का शासन भारत के चहुमुखी विकास के लिए वरदान का कार्य करे। उनका ये भी अवधारणा थी कि अंग्रेजों का जो शासन है जिससे भारत का चहुमुखी विकास होगा, पर यह मात्र धारणा ही नहीं। उनका कहना था कि ब्रिटेन की विकसित मानवतावादी सभ्यता ने भारत को बहुत कुछ दिया है और पाश्चात्य शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रशासन के अधिकारियों तथा रेल पर यांत्रिक उद्योगों ने भी देश को लाभ पहुंचाया है। यानी वह ब्रिटिश शासन के जो द्वारा ये कार्य किए गए थे, जो भारत का शोषण करने के लिए कार्य किए गए थे, जिनमें पाश्चात्य शिक्षा, प्रशिक्षित प्रशासन अधिकारियों, रेल पर यांत्रिक उद्योगों ने भी देश को लाभ पहुंचाया। यह ब्रिटिश सरकार ने जो उद्योग धंधे खोले, रेल चलाए, उससे भारतीयों को लाभ हुआ है। अपने कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का उस समय तक भारत में बने रहना आवश्यक है जब तक कि भारतीयों को वे स्वावलंबी बनाने संबंधी अपना न्यासिक का उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते। यानी भारत में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन तब तक रहना चाहिए जब तक अंग्रेज भारत को सभ्य और आत्मनिर्भर न बना दे। यह उनका एक न्यासिक का सिद्धांत है जो उनका है, वह जब तक पूरा नहीं होता। दादा भाई का विश्वास था कि इंग्लैंड भारत के साथ किए गए अपने वायदों को ईमानदारी, सज्जनता तथा गरिमा के साथ पूरा करेगा। यानी उनका विश्वास था कि इंग्लैंड भारत के साथ जो किए गए वादे थे, ईमानदारी, सज्जनता और गरिमा के साथ पूरा करेगा। इस न्याय के लिए भारत और इंग्लैंड के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना की जानी चाहिए। इस पुनीत कार्य के लिए उनका मानना था कि दोनों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। इन वादों की पूर्ति पर भारत अपनी दशा सुधार सकेगा, तब भारत अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकेगा। उनका विश्वास था इंग्लैंड न्याय, ईमानदारी, स्वतंत्रता का समर्थक है, इसलिए वे वस्तुएं उसे भारत के साथ भी उदार बनाएंगी। यानी उनका मानना था इंग्लैंड वासी न्यायप्रिय हैं, ईमानदार है, स्वतंत्रता के समर्थक हैं, तो वह भारत में भी इन बातों को लागू करेंगे। क्लियर। 1880 में उन्होंने लुई मालेट को एक पत्र लिखा। अंग्रेज जाति के चरित्र में उच्च कोटि की सभ्यता,
उत्कृष्ट स्वातंत्र्य प्रेम, आत्मा की श्रेष्ठता आदि गुणों का सुंदर समन्वय है। ऐसी जाति एक बड़े राष्ट्र को पैरों तले कुचल नहीं सकती, बल्कि नीचे ही उसे ऊपर उठाने से यश की लालसा से प्रेरित होकर कार्य करेगी। यानी उन्होंने कहा था कि अंग्रेज वाकई में उच्च चरित्र के व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ सभ्यता, स्वतंत्र प्रेमी हैं, तो वह भारत में भी इन बातों को लागू करेंगे। संसार में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं हुआ है जिसने विजेताओं के रूप में अंग्रेजों की भांति शोषितों के कल्याण को अपना कर्तव्य समझा हो। यानी वह ये मानते थे कि देश में कोई ऐसा देश नहीं है जो शोषितों के उत्थान में अपना कल्याण समझता हो, और वो कल्याण कौन सा देश समझता है? इंग्लैंड समझता है। इस विश्वास के कारण विचारवान भारतवासी ब्रिटिश शासन के पक्के भक्त बने हुए हैं। इसी विश्वास के कारण ब्रिटिश शासन के भक्त भारतवासी बने हुए हैं। ये बात दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने लोकमत जागृत करने का भी प्रयत्न किया। दादा भाई की मान्यता थी कि भारतीय समस्याओं के बारे में ब्रिटिश लोकमत को जगाने की आवश्यकता है। यानी भारत में जो ब्रिटिशों के प्रति जो स्वामी भक्ति है, लोकमत होना चाहिए, उनको जगाने का काम भी दादा भाई नौरोजी ने किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश मित्रों के सहयोग के बिना न तो भारत के संबंध में इंग्लैंड के स्वस्थ लोकमत बना जा सकेगा, न ही ब्रिटिश संसद के सदस्य भारत में सुधारों की आवश्यकता समझेंगे। इस कारण दादा भाई ने व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि के सहयोग से लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। एक सोसाइटी बनाई, लंदन इंडियन सोसाइटी, और इनमें सहयोगी थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, WC बनर्जी। स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों और भारतीयों के में सहयोग बढ़ाना। ब्रिटिश लोकमत को भारतीय समस्याओं की जानकारी देते हुए दादा भाई ने भारत की शिकायतों की एक लंबी चौड़ी सूची प्रस्तुत की। जैसे यानी इस लोकमत बनाने के लिए एक समिति बनाकर उन्होंने भारत में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, इसके लिए एक लंबी सूची दादा भाई नौरोजी ने बनाई। उन सूची के विषय क्या क्या थे देखें। जैसा शिक्षा के मामले में उदासीनता, भारतीय प्रशासन में भारतीयों को उचित स्थान न देना, बार बार अकाल पड़ना, सिंचाई और आवागमन के साधनों का अभाव आदि। दादा भाई ने स्पष्ट शब्दों में ब्रिटिश शासन को और जनता को चेतावनी दी। भारत की सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भर्ती न करना वैसा ही रहेगा जैसे इंग्लैंड की सिविल सर्विसेज में अंग्रेजों की भर्ती न करना। यानी ये जो भारत की जो मांगे थी, प्रमुख मांगे थी, इनके बारे में ब्रिटिश संसद का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की बात दादा भाई नौरोजी ने कही, और कहा कि भारतीयों को भारतीय सिविल जो सर्विसेज हैं उनमें भारतीयों को ही नियुक्ति दी जाए, अन्य को नहीं दी जाए। ये ठीक वैसे ही है जैसे इंग्लैंड में अगर सिविल सर्विसेज की भर्ती हो रही है और इंग्लैंड वासियों को उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए, तो वह शासन किस पे करेंगे, प्रशासन किस पे करेंगे। ठीक उसी प्रकार भारतीयों के जो प्रशासनिक पद हैं, जो सिविल सर्विसेज के बड़े बड़े पद हैं, उनमें केवल मात्र भारतीयों को ही नियुक्त किया जाए। क्लियर। मुख्य प्रश्न यह है कि भारत की सिविल सर्विस में अंग्रेजों के समान ही भारतीयों को अधिकार मिलना चाहिए। दादा भाई ने कहा कि नैतिकता और स्वाधीनता, संवैधानिक विधि दोनों का तकाजा है कि इंग्लैंड भारत पर भारतवासियों के कल्याण के लिए ही शासन करे। भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक कष्टों से छुटकारा दिलाने में ही ब्रिटिश चरित्र की नैतिकता है। उन्होंने कहा था भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक कष्टों से छुटकारा दिलाना ही ब्रिटिश चरित्र की नैतिकता है। यानी ब्रिटिशों की अगर नैतिक चरित्रता है तो वह भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक कष्टों से छुटकारा दिलाए। नेक्स्ट, दादा भाई ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की निरंकुशता की नैतिक बुराइयों का पर्दाफाश किया। उनके अनुसार निरंकुश शासन राजनीतिक शक्ति को धारण करने वालों की नैतिक संवेदना शक्ति को क्षीण और कुंठित करके उन्हें भ्रष्ट कर देता है। निरंकुश शासन को उपनिवेश की जनता के साथ घमंड, अहंकार, अत्याचार से युक्त व्यवहार करने की आदत पड़ जाती है। यदि अंग्रेज अधिकारी निरंकुशता की आदतों और प्रशिक्षण लेकर स्वदेश वापस जाएंगे तो वे क्या इंग्लैंड में चरित्र और संस्थाएं प्रभावित नहीं करेंगे। यानी उनका मानना था कि शासित और शोषित, अगर शासित जनता पर अत्याचार करेगा, अव्यवहार करेगा, अन्याय करेगा,
वह यहाँ से ये बातें सीखेगा और वापस वह इंग्लैंड जाएगा तो वहाँ की संस्थाएं, वहाँ के समाज को प्रभावित नहीं करेगा। भारत में काम करने वाले अंग्रेज भारतवासियों को उठाने की बजाय स्वयं पतित होकर एशियाई निरंकुशवाद के स्तर तक पहुँच रहे हैं। यानी उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बुराई की है, कहा है कि आप यहाँ अत्याचार कर रहे हैं तो आप एशियाई निरंकुशवाद के स्तर पर उच्च स्तर तक हो रहे हैं, आप पतित हो रहे हैं। तभी अभी इंग्लैंड पर इस नैतिक अधःपतन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु यदि समय रहते उसने उस दुष्प्रभाव को फैलने से नहीं रोका जो उसकी जनता को उत्तेजित कर रहा है, तो आश्चर्य नहीं होगा। यानी जो यहाँ करेगा वो वहाँ जाकर भी वही बात करेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रकृति उससे उस आचरण का बदला ले जो उसने भारत के साथ किया है। यानी नेचर, प्रकृति उससे वह बदला जरूर पूरा लेगी जो उसने यहाँ पर किया है, तो वह उसके परिणाम वहाँ भुगतेंगे। इस प्रकार दादा भाई ने निरंकुश उपनिवेशवाद तथा नैतिक बुराइयों को स्पष्ट करके गहरी राजनीतिक दृढ़ सूझबूझ का परिचय दिया। नेक्स्ट उनके एक समाजवादी आग्रह। समाजवादी देखिए, दादा भाई प्रथम व्यक्ति थे जिनका ब्रिटिश समाजवादी नेता हिंडलमैन से निकटतम वैचारिक संबंध था। प्रारंभ में इन दोनों के संपर्क की भारत के कुछ समाचार पत्रों में आलोचना भी की, लेकिन दादा भाई ने इनका उत्तर देते हुए कहा, एक पक्षीय मत बनो, वे समाजवादी ही हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं। यानी दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट रूप से कहा, एक पक्षीय मत बनो, वे निश्चित ही समाजवादी है, यानी समाज के सभी वर्गों को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं और वे हमारे सहयोगी हैं। क्लियर। दादा भाई का समाजवादी विचार से संबंध बना रहा। वे विश्व समाजवादी सम्मेलन में सम्मिलित हुए एवं ब्रिटेन में अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में उन्होंने माना कि ब्रिटिश उच्च वर्ग की उपेक्षा श्रमिक वर्ग की भारतीय समस्याओं के प्रति अधिक सहानुभूति थी। यानी ब्रिटिश में जो उच्च वर्ग था उनकी इतनी सहानुभूति नहीं थी जितनी लेबर थी उनकी सहानुभूति थी। वेडरबर्न तो उन्हें एक श्रमिक प्रतिनिधि मानते थे। यानी दादा भाई नौरोजी को एक श्रमिकों का प्रतिनिधि मानते थे। दादा भाई के उदारवादी दृष्टिकोण के साथ ही उनके विचारों में समाजवादी आग्रहों को देखा जा सकता है। उन्होंने 1905 में नेशनल डेमोक्रेटिक लीग में जिसके वे उपाध्यक्ष थे, वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रस्ताव रखा, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की बात की। उन्होंने औद्योगिक आयुक्तों की नियुक्ति की मांग की। 14 अगस्त 1904 में आयोजित समाजवादी कांग्रेस में दादा भाई का स्वागत हुआ एवं उन्होंने प्रतिनिधियों को भारत में अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषणों से परिचित करवाया। एक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में वे विश्व सर्वहारा वर्ग से सहयोग की अपेक्षा करते थे। भारत में बहुसंख्यक समुदाय सर्वहारा वर्ग है। एक वे संसार के श्रमिक से आशा करते थे कि उनकी सहायता एवं सहानुभूति के बिना प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भारतीय जनता पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। हमें सदा से ही अमानुषिक रवैये की आलोचना करते हैं। अमानुषिकता का अर्थ है, क्या यह मानवीय नीति है कि एक असभ्य व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर चोट करे एवं उसे लूट ले। यानी अमानवीयता की बात कही है कि एक जो असभ्य व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, उसको नुकसान पहुंचाए और उसे लूट ले। समाजवादी कांग्रेस में ब्रिटिश दुर्व्यवहारों की आलोचना का प्रस्ताव पास किया गया। समाजवादियों एवं दादा भाई के इस संपर्क की ब्रिटिश समाचार पत्रों में बड़ी कटु आलोचना की गई। दादा भाई ने साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था की भी आलोचना की। भारत के शोषण से प्राप्त लाभ भारतीय जनता के हित वृद्धि न होकर कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। यानी उन्होंने साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था की भी बुराई की और कहा कि ये जो लाभ है वह भारतीयों को पोषित न करके कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी निरंतर शोषण कर रहे हैं एवं जनता के साथ का रक्त चूस रहे हैं। ये जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो व्यापारी हैं, जो शासन चला रहे हैं, ये निरंतर भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं और उनका रक्त चूस रहे हैं। कोई भी समाजवादी भारतीय आर्थिक शोषण
कि ब्रिटिश नीति के संदर्भ में दादा भाई से अधिक आलोचना नहीं कर सकता। यानी दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार की खूब आलोचना भी की है। साम्राज्यवाद की प्रकृति एवं राष्ट्रीय पूंजीवाद की प्रकृति के इस विश्लेषण को अवश्य ही महत्वपूर्ण समाजवादी आग्रह का स्तर दिया जा सकता है। क्लियर, उन्होंने राष्ट्रीय पूंजी पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का एकाधिकार था, अतः उत्पादक एवं श्रमिकों के संघर्ष के संदर्भ भी उनका भिन्न था। यानी उनका मानना था कि जो ब्रिटिश पूंजीपति हैं, राष्ट्रीय पूंजी है, उन पर एक अलग ही वर्ग का अधिकार था। नेक्स्ट अगला, संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण साधनों पर आग्रह। यानी दादा भाई नौरोजी ने इतनी बातें अगर कही हैं तो उनके साथ में उन्होंने कहा है कि जो आपके जो साधन हैं वो कैसे होने चाहिए, शांतिपूर्ण साधन होने चाहिए, आग्रह होना चाहिए। क्या आप विरोध भी करो तो आग्रहपूर्वक विरोध करें। दादा भाई की पद्धति संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण थी। उनका विश्वास था कि संवैधानिक आंदोलन की पद्धति के आधार पर ही भारतीय अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वह इस बात को समझते हैं कि अंग्रेजों से लड़कर अथवा उनके प्रति हिंसक क्रांति और विद्रोह करके अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता तात्कालीन परिस्थितियों में प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी अंग्रेजों से लड़कर हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। भारतीयों के लिए यही मार्ग श्रेयस्कर था कि वह संवैधानिक ढंग से सम्मानित आवाज में अपनी मांगे ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखे। यानी वह एक लैंग्वेज में और एक अंग्रेजों को एक बोलते ना संवैधानिक ढंग से सम्मिलित आवाज में और शांति के मार्ग से अपनी मांगे ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखे, जिससे ब्रिटिश शासन इन बातों को सुने। ब्रिटिश जनता की नैतिकता और स्वाधीनता प्रियता को उकसाने और इस प्रकार सने सने एक के बाद एक अपने हकों को प्राप्त करते जाए। यानी एक मांग शांतिपूर्ण ढंग से हो, संवैधानिक हो, जिससे क्या है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके वह मांगे मान ली जाए और अपने जो हक हैं वो एक एक करके प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसी बात दादा भाई नौरोजी मानते थे। दादा भाई की उदारवादी एवं मितवादी दृष्टिकोण के कारण दादा भाई की प्रार्थना एवं याचिकाओं का मार्ग उन्होंने अपनाया। वे कहा करते थे कि अंग्रेजों को याचिकाओं प्रस्तुत करने का अर्थ कोई भिक्षावृत्ति नहीं है। ये याचिकाएं अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, सुधारों के लिए थी। यानी हम अगर अंग्रेजों से किसी चीज़ की मांग करते हैं तो भिक्षावृत्ति नहीं है, बल्कि वो क्या है, न्याय के लिए है, सुधारों के लिए है, ताकि ब्रिटिश संसद यह जान सके कि भारतीयों की आकांक्षाएं क्या है तथा भारतीय जनता किस प्रकार से सोचती है। आदि बातें उन्होंने कही है। यानी भिक्षावृत्ति नहीं है। ब्रिटिश संसद को ये बताना था कि हम भारतीय लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं, किन किन सुधारों की आपसे अनुरोध किया गया है और आप वह सुधार हमें दें। देसी रजवाड़ों के महत्व को भी उन्होंने स्वीकार किया था। विदेशी शासन के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध में दादा भाई ने देसी रियासतों के महत्व को भी भली भांति समझा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि देसी रजवाड़ों को भारतीय नेताओं ने अपने राजनीतिक आंदोलन से अलग रखा तो वे एक अत्यंत उपयोगी शक्ति को नष्ट करने के जिम्मेदार होंगे। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसमें देसी रजवाड़ों को भी साथ में लिया जाना चाहिए, वरना वह उन रजवाड़ों से जो उनकी उपयोगी शक्ति है उनको नष्ट करने के जिम्मेदार भी दादा भाई नौरोजी होंगे। दादा भाई ने रजवाड़ों को सार्वजनिक कार्य के लिए वित्तीय सहायता देने का सुझाव दिया। यानी देशी रजवाड़ों से भी आह्वान किया कि आप भी सहायता दें, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया ताकि अपने राजनीतिक संघर्षों से अधिक अच्छी तरह से कदम बढ़ा सके। क्लियर। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के स्वशासन और स्वराज्य की धारणा। अपने सार्वजनिक जीवन में के पूर्वार्ध में दादा भाई ने ब्रिटिश शासन को भारत में वरदान समझा तथा उनका ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। यानी स्टार्टिंग में उन्होंने ब्रिटिश न्यायप्रियता में उनका अटूट विश्वास था। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में उन्होंने कहा था और वह उसके अध्यक्ष भी थे, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतवासियों की
पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति की घोषणा की, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के प्रारंभिक वर्षों में उनके विचारों में बदलाव आने लगा और अंग्रेजों के प्रति उनकी भाषा में अधिक कठोरता परिलक्षित होने लगी। उन्होंने ब्रिटिश शासकों को बार बार निराशा हुई। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वराज्य का अधिकार प्राप्त किए बिना भारत राष्ट्रीय महानता को उपलब्ध नहीं प्राप्त कर सकता है। 18 मार्च 1904 को भारत में कुशासन विषय पर दादा भाई ने एक प्रभावशाली भाषण दिया और उसके बाद ही स्वशासन की मांग की गई। दादा भाई ने वर्तमान अपमानजनक, दंभी और विध्वंसात्मक शासन प्रणाली को सुधारने का एक तरीका है। ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन स्वशासन सन 1906 के कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर दादा भाई ने भारतीयों के निम्न 3 महत्वपूर्ण अधिकारों पर बल दिया। उच्च लोक सेवाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त किया जाए। पहला क्या है? उच्च लोक सेवाओं में भारतवासियों को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त किया जाए। दूसरा, भारतीयों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे वह स्वदेशी उपनिवेशों के नमूने पर अपने यहाँ भी विधान परिषदें गठन कर सके। यानी शासन में अगर वह ज़्यादा भागीदार होंगे तो वह अपने यहाँ भी स्वशासन और परिषदें का गठन करेंगे और भारतीय इससे लाभान्वित होंगे। तीसरा, ब्रिटेन तथा भारत के बीच न्याय एवं औचित्यपूर्ण आर्थिक संबंध हो। यानी दादा भाई नौरोजी जो धन निष्कासन की बात कर रहे थे, उसी पर उन्होंने तीसरी बात कही कि भारत और इंग्लैंड के मध्य जो धन की जो बात है वह औचित्यपूर्ण आर्थिक संबंधों पर आधारित होनी चाहिए। यानी भारतवासियों का इंग्लैंड वासी ज़्यादा से ज़्यादा शोषण न कर सके, एक औचित्यपूर्ण तरीके से ही आर्थिक स्तर पर बातचीत या कार्य होने चाहिए। संक्षेप में दादा भाई ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की, जैसा कि इंग्लैंड अथवा उसके उपनिवेशों में प्रचलित है। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस अधिवेशन के मंच से स्वराज की बात की गई। यह पहली बार हुआ था कि कांग्रेस के जो अधिवेशन में अध्यक्ष भाषण देते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की बात को कहा गया था। दादा भाई के नेतृत्व में कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों की आवश्यकताओं पर जोर दिया तथा स्वराज के अपने उद्देश्य की घोषणा की। स्वराज का अर्थ उस समय वैसे ही आसान व्यवस्था थी जैसे कि स्वशासित उपनिवेशों में थी। कांग्रेस ने यह मांग की कि विधान परिषदों को तुरंत पुनर्गठन किया जाए ताकि उनमें भारतीय जनता को अधिक से अधिक सचमुच प्रभावी प्रतिनिधित्व तथा प्रशासनिक एवं आर्थिक मामलों में कुछ ज़्यादा नियंत्रण हो सके। उनकी यह भी बात थी कि ज़्यादा वापस इनका पुनर्गठन होना चाहिए, जिससे भारतीयों को शासन में भागीदारी बढ़े और उनके आर्थिक मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का नियंत्रण स्थापित हो सके। ये बात दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में की थी। दादा भाई नौरोजी भारत और इंग्लैंड के मध्य जो एक इकोनॉमिक्स पावर थी, इकोनॉमिक्स बात थी, आर्थिक बात थी, उसको लेकर भी बड़े सचेत थे। वह जानते थे कि भारत से जो पैसा इंग्लैंड जाता है वो जाकर वापस ब्याज के रूप में आ जाता है, जिससे क्या है इंग्लैंड के जो भारत में शोषण करने की प्रवृत्ति थी वो बड़े ही उत्कृष्ट रूप से और व्यापक थी। वह उसे इस कुचक्र को तोड़ना चाहते थे। अतः वह ये चाहते थे कि प्रशासन के उच्च पदों पर व्यवस्थाओं में भारतीयों का स्थान मिले, जिससे क्या है कि इन कुचक्रों को तोड़ा जा सके और भारतीयों को आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त हो। इसीलिए दादा भाई नौरोजी अनवरत रूप से यह मांग बार बार कर रहे थे कि प्रशासन के विभिन्न पदों पर इंग्लैंड को भारतीयों का सहयोग लेना चाहिए, जिससे प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण स्थापित किया जा सके। क्लियर? अगला, दादा भाई नौरोजी को हम थोड़ा सा उनके विचारों का मूल्यांकन करते हैं। हम दादा भाई को भारत का पितामह कहते हैं। स्वराज्य शब्द उन्हीं से मिला है, स्वराज्य शब्द भी इन्हीं से मिला है। भारत की दरिद्रता का दर्शन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही हमें कराया था। यानी भारत में गरीबी क्यों है, इस दरिद्रता क्यों है, इसका जो सर्वप्रथम जो बात की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। उन्होंने हमें यह बताया था कि भारत में दरिद्रता का मुख्य कारण यह है। उन्होंने भारतीय राजनीति की
आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की, यानी उन्होंने भारतीय जो राजनीति थी उसकी आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की, यानी सभी स्वराज 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 की व्याख्या, पर उन्होंने जो आर्थिक बात थी उसको महत्वपूर्ण रखा। ठीक है, आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की कि ये जो राजनीतिक सुदृढ़ता है क्यों है, क्योंकि आर्थिक सुदृढ़ता है, भारत के धन की बात कही उन्होंने। अर्थशास्त्रीय शोध के क्षेत्र में वैज्ञानिक वस्तुगत पद्धति का उन्होंने अनुसरण किया। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने नैतिकता पर जोर दिया। स्वराज्य की प्राप्ति वे सद्भावना के आधार पर तथा वैज्ञानिक ढंग से ही चाहते थे कि स्वराज्य के लिए उच्च प्रशासनिक नौकरियों में अधिक से अधिक भारतीय आए तथा धारा सभाओं में भी भारतीय अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करें। क्लियर। स्वराज्य की मांग तथा उसे पाने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार के साधनों को स्वीकार करने के लिए दादा भाई के दोनों ही पक्ष उदार और उग्र के अधिक निकट समझे जाने लगे। उन्हें क्रांतिकारी और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को कभी नहीं उकसाया। संवैधानिक आंदोलन के मार्ग में वे कभी विचलित नहीं हुए। दादा भाई के जीवनी लेखक ए मसानी लिखते हैं, दादा भाई उनके निराशाओं के बाद भी जिस उद्देश्य, सिद्धांत, नीति व कार्य प्रणाली के साथ दृढ़तापूर्वक राजनीति में भाग ले रहे थे, गांधी जी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया था। ये बात महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी एक देश के पितामह थे, द ग्रैंड ओल्ड मैन, और उन्होंने भारतीयों को प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी की बात कही। धारा सभाओं में भारत के प्रतिनिधियों की ज़्यादा से ज़्यादा बात कही, जिससे राजनीतिक और आर्थिक हितों को सुधारा जा सके। भारत में जो दरिद्रता थी उसका ज्ञान कराया दादा भाई नौरोजी ने, और जो राजनीति की थी वो आर्थिक परिभाषा उन्होंने निकाली, और अपने धन निष्कासन में कहा इंग्लैंड डिबेट टू इंडिया, यानी भारत को कैसे अंग्रेज हटा रहा है, यानी उससे कैसे अपने आर्थिक हितों की पूर्ति कर रहा है। इस बात को लेकर भी दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और वो यह चाहते थे स्वराज्य हो पर ब्रिटिश शासन के अनुकूल हो, और भारत के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको शिक्षा दी जाए, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन में अपना सहयोग दें, और उसी से ही देश के जो आर्थिक हित हैं वह सुधारे जा सकते हैं। सामाजिक जो सोच है उसको परिवर्तित की जा सकती है। दादा भाई नौरोजी निश्चित रूप से ही भारतीय राजनीति जनमानस के एक बड़े ही उत्कृष्ट विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम जो एकता लाने की बात कही थी उनके द्वारा या उनके सहयोगियों द्वारा ही की गई थी। क्योंकि भारतीय इतिहास या राजनीति में आप देखें तो 1885 से पहले कोई एक राष्ट्रीय संस्था का पूर्णतः अभाव था, किंतु कांग्रेस की स्थापना कर उन्होंने अपनी मांगों के लिए संवैधानिक जो मार्ग अपनाया था, शांतिपूर्ण तरीके अपनाए थे, उनको अपनाकर ही उन्होंने देश में एक नए मार्ग को बनाया, जिस पर आगे चलकर भारत को स्वतंत्रता मिलने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। क्लियर। इस किताब में, इस क्लास में दादा भाई नौरोजी के विचारों को हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ जाएं तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।